रामपुर गांव में हरिया नाम का एक व्यापारी रहता था जो सेठ हरिचंद्र के यहाँ काम करता था। हरिया सेठ के खेतों पर मजदूरी करता था और फिर आए फसलों को नाव से दूसरे गांव में बेचा करता था। जल्दी जल्दी करो, सारा समय यहीं पर लगा दोगे तो ये सामान कब ले जाओगे? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ मालिक, सारा सामान नाव पर रख दिया है, बस यह कुछ चावल के बोरे ही रह गए हैं, बस इनको भी रखकर हम तुरंत ही निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, जल्दी करो। अरे बिरजू कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा है। वो मालिक बिरजू इस ठंड में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था, इसलिए हम उसे घर छोड़ आए। अरे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? घर क्यों भेज दिया? मालिक मैं हूँ कि तुम? बताओ जरा। आप मालिक? तो तुमने किससे पूछकर उसे घर भेज दिया? जी मालिक, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। चलो सब जल्दी जल्दी काम करो। हरिया भाई, आज तो बहुत ठंड लग रही है, मेरे तो हाथ पैर ठीक से काम ही नहीं कर रहे। हाँ भाई, सारा मामला तो पेट का ही तो है। अगर ये भूख ना होती तो मैं तो इस ठंड में घर से बाहर ही नहीं निकलता। पर क्या करे, जब भगवान ने पेट दिया है तो इसके लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। हाँ भाई शंकर, हम गरीबों के पास इस ठंड में काम करने के सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। काम करे तो कुछ पैसे मिले। एक ये हमारा मालिक है जिसके पास हम गरीबों के ऊपर जरा सा भी दया भाव नहीं है। इतनी ठंड में दिन रात हमसे काम लेता है और खुद तो सारा दिन बंद घर में घुसा रहता है। अरे भाई थोड़ा धीरे बोल, कहीं मालिक ने सुन लिया ना तो खामखा ही सबको डांट पड़ेगी। वैसे भी मालिक के पास दिल कहाँ है हम मजदूरों के लिए? उन्हें तो बस काम से मतलब है, चाहे कितनी ही ठंड हो। अरे यूं रोने धोने से कुछ नहीं होगा। चलो सब जल्दी, जितना जल्दी काम निपटेगा उतना ही जल्दी हम घर को लौट पाएंगे। सभी मजदूर नाव में बैठकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। हरिया अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। हरिया सेठ हरिचंद्र के खेतों में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिया का परिवार बहुत गरीब था और उनका घर भी टूटा फूटा था, जिस वजह से सर्दियों का मौसम आते ही उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। माँ पिताजी को बोलो ना वह छत की मरम्मत करवा ले और खिड़कियों को भी ठीक करवा दे। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। रात को जब खिड़की में से हवा आती है ना तो बहुत सर्दी लगती है। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर इस खिड़की में पर्दा लगवा दूंगी, क्योंकि खिड़की लगाने के पैसे तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन पर्दा लग जाएगा तो उससे भी बहुत बचाव हो जाएगा। लेकिन माँ, पिछली बार जब हमने खिड़की पर पर्दा लगाया था तो तेज ठंडी हवा के कारण वह पर्दा उड़ गया था। मुझे नहीं लगता कि पर्दा लगाने का कोई भी फायदा होगा। एक बार कोशिश करके तो देख ही सकते हैं ना बेटा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पुरानी साड़ी पड़ी है, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो उनसे कहकर खिड़की पर पर्दा टंगवा दूंगी। थोड़ी देर बाद हरिया घर आता है। जरा सुनिए, इस खिड़की से बहुत ठंडी हवा आती है, ये लीजिए, आप इस पर पर्दा लगा दीजिए। ठीक है, अभी लगा देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा। इधर तेज हवा चली तो पहले की तरह ये फट जाएगा। हरिया खिड़की पर पर्दा टांग देता है। यह देखो गुड्डू, तुम्हारा पर्दा लग गया। जी, मैं आपको कह रही थी कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है। हमारी छत में जगह जगह छेद भी है। अगर ठंड में कहीं बारिश हो गई तो इस सर्दी को झेलना हमारे लिए कठिन हो जाएगा, इससे पहले कि कहीं बारिश हो।
आप इस छत की मरम्मत करवा दीजिए। पर बिंदिया, तुम्हें तो पता है ना, मरम्मत करवाने में काफी पैसे लग जाएंगे और इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं हैं। तो आप अपने सेठ से पैसे उधार ले लीजिए। बिंदिया, तुम्हें तो पता ही है ना, सेठ हरिचंद्र इतनी आसानी से पैसे देने वाला नहीं है। मेरी तनख्वाह ही वह बहुत मुश्किल से देता है, तो मुझे उधार में पैसे क्यों देगा? नहीं तो हमारे गांव में जमींदार गिरधर भी तो है, आप उससे पैसे ले लीजिए, किसी से भी पैसे ले लीजिए, बस छत की मरम्मत करवा दीजिए। ये ठंडी हवा अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, अगर बारिश हो गई तो हमारा क्या होगा? ठीक है बिंदिया, मैं गिरधर के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। थोड़ी देर बाद हरिया जमींदार गिरधर के पास पहुंच जाता है। अरे आओ हरिया, कहो कैसे आना हुआ? आखिर इतने दिनों बाद अचानक तुम्हें हमारी याद कैसे आई? जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अच्छा, तो तुम उधार लेने आए हो? उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्रतिशत ब्याज लगेगा। जमींदार जी, ब्याज कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं भाई हरिया, ब्याज तो 3% ही लगेगा। गांव के बाकी लोगों को भी मैं 3% पर ही ब्याज देता हूं, तो भला तुम्हें कैसे कम लगा सकता हूं? अगर मैं तुम्हें ब्याज कम लगाया तो गांव के अन्य लोगों के साथ बेईमानी होगी ना? हाँ, बात तो आपकी ठीक है, मगर? अरे अगर मगर के चक्कर में मत पड़ो। मैं कौन सा आज ही तुमसे पैसे मांग रहा हूं, अभी कुछ दिन रहने दो, अगले महीने बाद से ब्याज की रकम चुका देना, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है जमींदार जी, तो आप मुझे 3% ब्याज पर ही पैसे दे दो। हरिया जमींदार से पैसे लेकर अपनी छत की मरम्मत करवा लेता है। देखो बिंदिया, अब तो छत की मरम्मत भी हो गई है और खिड़कियां भी ठीक हो गई हैं। अब घर में ठंडी हवा भी नहीं आ रही है। अब हमारी ठंड भरी रात आराम से गुजर जाएगी। जी हाँ, बड़े दिनों बाद आराम मिला है घर में, वरना ठंडी हवाओं से तो पूरा शरीर कांप रहा था। इस तरह हरिया का परिवार के दिन खुशहाल बीत रहे थे। हरिया का काम भी अच्छा चल रहा था। कहिए मुंशी जी, क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? जी हुकुम, सब ठीक है। और भला आपके डर से कौन गलती कर सकता है? हाँ, डर जरूरी है, नहीं तो जमींदारी नहीं चलेगी। आज की जो भी आमदनी होगी वह मुझे बता देना। वही तो देने आया हूँ हुकुम, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, एक जने को लेकर। दिक्कत किस वजह से हो रही है तुमको दिक्कत? हुकुम, वह हमारे गांव के मदन को लेकर। उसने पिछले ही साल हमसे नाव खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। हाँ, तो क्या हुआ? उसने उधार सही पर नहीं भरा क्या? अरे हुकुम, भरता कैसे? उसका कारोबार ही ठप हो गया। सुना था कि उसकी दुकान में चोरी हो गई थी, जिससे उसे बहुत घाटा हुआ और अब वह उधार नहीं भर पा रहा। अच्छा, ऐसा है तो जो उसने नाव खरीदी है उसे उठा लो। गिरधर बहुत ही चालाक और लालची जमींदार था। पहले गांव की लोगों को बड़े भारी ब्याज पर पैसे देता था और ब्याज न चुका पाने पर उनके घर, खेत खलिहान सब हड़प लिया करता था। यह पैसा रखो, जमींदार की आदमी आएंगे तो उन्हें यह पैसे दे देना। और कब तक देना होगा जी? गुड्डू अब बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए भी तो कुछ जमा करना होगा ना। और ज्यादा दिन नहीं, लगभग सब चुकता हो ही गया है। बस भगवान की कृपा से इसी तरह काम चलता रहा ना, तो अगले आने वाले 3 महीनों में हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। गुड्डू कहाँ है? वह पढ़ रहा है। उसका अच्छे से ख्याल रखना, आखिर वही हमारे लिए सब कुछ है। चलो, मैं अब निकलता हूं, नहीं तो काम में देरी हो जाएगी। अच्छे से जाइएगा।
हे भगवान, बारिश होने लगी। न जाने तुम्हारे पिताजी कहाँ रह गए। भगवान करे सब ठीक हो। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। भगवान उनकी रक्षा करना, इतनी बारिश हो रही है, बस वो सुरक्षित घर आ जाए। अरे थोड़ा सा खा लो ना बेटा, नहीं तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा ना बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। रात बहुत बड़ी है बेटा, अगर अभी नहीं खाओगे तो रात में भूख लग जाएगी। माँ, आप कब खाएंगी? बस आपके पापा आ जाए, तब हम एक साथ खा लेंगे। तुम खाकर सो जाओ। लगता है तुम्हारे पापा आ गए, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। जी, आप कौन? क्या यह हरिया का घर है? हाँ, कहिए। आज नदी से नाव ले जाते समय बीच रास्ते में नाव पलट गई। नाव पलट जाने से हरिया की उस नदी में ही मौत हो गई। नहीं! इसके बाद बिंदिया अपने जीवन में अकेली पड़ जाती है। उसके जीवन की सारी खुशियां चली जाती हैं। वह खुद तो दूर, वह अपने बेटे को भी 3 वक्त का ढंग से खाना नहीं खिला पाती है। ऊपर से जमींदार के पैसे न लौटाने पर उसको खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। वह दिन के आधे समय में सिर्फ रोती रहती थी। उसे जीने की कोई इच्छा न थी, इसलिए वह खुद को मारना चाहती थी। लेकिन यह सब सोचते ही उसे अपने बेटे की याद आ जाती थी। अगर मैं भी चली गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे जीना होगा अपने बेटे के लिए। हम दोनों माँ बेटे को जीना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी करूं, कुछ पैसे तो चाहिए ही। वह मैं कहाँ से लाऊंगी? जमींदार बाबू को तो वैसे ही पैसे देने हैं। अगर उनसे मांगूंगी तो क्या वह देंगे? जो भी हो, एक बार बोलकर देखती हूँ, हो सके दे दे। हरिया का और कितना पैसा निकल रहा है? जो उधार लिया था उसका 80% तो चुका दिया। अगर आज वह जिंदा होता तो शायद बाकी का उधार भी चुका देता। लेकिन उसके मरने से मेरा पैसा नहीं मिलेगा। वैसे भी बहुत समय हो गया है। अगर जरूरत पड़ी तो अब उसका घर बेचकर पैसे लेना होगा। अगर हम घर ले लेंगे तो वह लोग रहेंगे कहाँ? यह मेरा सर दर्द नहीं है, वह उन्हें समझने दो। मैंने जो कहा है वह जाकर करो। जी, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? बेचारी विधवा कहाँ से भरेगी अब आपका ब्याज? और अब आप उसका घर लेने की भी बात कर रहे हैं। इतनी ठंड में वह बेचारी अपने बच्चे के साथ कहाँ जाएगी? कम से कम उन दोनों के बारे में तो सोचो। उन दोनों का क्या कसूर? एक तो वैसे ही उनके सर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, और आप इस ठंड में उनसे उनकी छत भी छीनना चाहते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। यहां क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे व्यापार में बार बार दखलंदाजी मत किया करो। तुम्हारा काम घर में झाड़ू पोछा करना है। जाओ और अपना काम करो। माफी हुजूर, लेकिन ठकुराइन जी बात तो सही कह रही है। इतनी ठंड में वह बेचारे कहाँ जाएं? मैं क्या कह रहा था हुजूर, हरिया ने जितना पैसा दिया था उससे कहीं ज्यादा उसके घर की कीमत है। इसलिए आप वह उनका घर ले लीजिए और उन्हें नदी किनारे वाला आपका जो पुराना घर है ना, वह उनको दे दीजिए और थोड़े बहुत पैसे भी दे देना। वैसे भी वह घर कब से वीरान पड़ा हुआ है, क्या पता कब नदी में बह जाए, और इसके लिए आपको कोई दोस्त भी नहीं दे सकेगा। वैसे भी अगर इतनी ठंड में आप उनको घर से बाहर निकलेंगे और यह बात गांव में फैलेगी तो आपकी बहुत बदनामी होगी। लोग आपको बेरहम समझेंगे। बात तो तुम पते की कर रहे हो मुंशी। ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो। जमींदार बाबू। आओ आओ, तुम्हारी ही बारे में बात चल रही थी। यह बताओ, इस बार तुमने मेरा बकाया क्यों नहीं दिया? इसी बारे में तो आपसे बात करने आई हूँ जमींदार जी। मेरे गुड्डू के बाबूजी जो कुछ भी बचा कर गए थे वह सब तो अब खत्म हो चुका है। अभी 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा। अभी किस तरह आपके पैसे वापस करूं?
अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पैसे जब तुमने लिए हैं तो तुम्हें ही वापस करने होंगे ना। वह तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं छोटे से बच्चे को लेकर क्या काम करूंगी? वैसे मैंने हुकुम से बात तो की है, तुम्हारा जो घर है वह तुम जमींदार जी को दे दो, और बदले में नदी के किनारे वाला जो जमींदार बाबू का घर है ना, वह ले लो, और साथ में कुछ पैसे भी। लेकिन वह घर तो कब से वीरान पड़ा है, वहां पर हम किस तरह रहेंगे और क्या खाएंगे? इन पैसों से तुम नदी के किनारे खाली वाली जगह पर खेती कर सकती हो और फसल को बाजार में बेचकर अपना परिवार चला सकती हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बिंदिया अपने बेटे को लेकर उस घर में चली जाती है। जितना हो सके उसने घर के बगल की सफाई की। इसके बाद उसने उस खाली जगह पर खेती करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह बाजार में फसलों को बेचकर अपना घर चलाने लगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस घर जाना है। यह घर अच्छा नहीं है। वह घर अब नहीं है बेटा, वह घर बारिश में बह गया। हम दोनों इस घर को बिल्कुल नया बना देंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे और बहुत पैसे कमाएंगे, तब हम लोग एक बड़ा घर लेंगे। हाँ माँ, मैं बहुत बड़ा बनूंगा। जमींदार बाबू के घर से भी बड़ा घर होगा हमारा। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी बाहर मत जाना बेटा, तुम जाकर बिस्तर पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। बिंदिया सुबह देखती है कि छत पर से पानी गिरने के कारण जमीन के नीचे गड्ढा बन गया है। भला यह क्या हुआ? इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया? तभी बिंदिया की नजर उस गड्ढे के किनारे एक चमकती चीज पर जाती है। गड्ढे के अंदर अब यह क्या है जो चमक रहा है? थोड़ा मिट्टी हटाकर देखती हूँ। बिंदिया उस मिट्टी को हाथों से हटाती है। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के से भरा मटका। इन सिक्कों के बारे में अगर जमींदार बाबू को पता चल गया तो वह तो सब लेकर चले जाएंगे। आज ही मुझे यह सब लेकर यहां से चले जाना होगा। इसके बाद बिंदिया सिक्कों को अपने झोले में रखकर अपने बेटे को साथ लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। फिर किसी और गांव में जाकर घर खरीद कर रहने लगती है।